प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान मोदी ने भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि यहां मछुआरों की आजीविका का मुद्दा है। हमने मछुआरों को तुरंत रिहा करने की और उनकी नाव को छोड़ने पर बातचीत की है। हम सहमत हैं कि हमें इस मामले में इंसानियत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तमिल मुद्दे पर भी मोदी ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि श्रीलंकाई सरकार तमिलों की उम्मीदों को पूरा करेगी और श्रीलंकाई संविधान के तहत मिले पूरे अधिकारों को लागू करेगी। प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका का यह मेरा चौथा दौरा है। 29 की मेरी पिछली यात्रा एक बहुत ही संवेदनशील समय पर हुई थी। उस समय मेरा विश्वास था कि श्रीलंका विल राइज एंड राइज स्ट्रॉन्गर। मैं श्रीलंका के लोगों के धैर्य और साहस की सराहना करता हूं और आज श्रीलंका को वापस प्रगति के पथ पर देखकर हर्ष महसूस कर रहा हूं। भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि हमने एक सच्चे पड़ोसी मित्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। चाहे 2019 का आतंकी हमला हो, कोविड महामारी हो या हाल में आया आर्थिक संकट, हर कठिन परिस्थिति में हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े रहे हैं। मुझे महान तमिल संत थिरुवल्लुवर की बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, शेयर करिए याबुल नटपिण आदुपुल वेणेक्करिए याबुल कापू। अर्थात चुनौतियों और शत्रुओं के विरुद्ध एक सच्चे मित्र और उसकी मित्रता की ढाल से बढ़कर और क्या सुरक्षा हो सकती है। सबका विकास के विजन को अपनाया है। हम अपने पार्टनर देशों की प्राथमिकताओं को भी महत्व देते हैं। पिछले 6 महीनों में ही हमने $100 मिलियन से अधिक राशि के लोन को ग्रांट में बदला है। हमारी द्विपक्षीय डेट रिस्ट्रक्चरिंग एग्रीमेंट से श्रीलंका के लोगों को तत्काल सहायता और राहत मिलेगी। आज हमने इंटरेस्ट की दर को भी कम करने का निर्णय लिया है। यह प्रतीक है कि आज भी भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है। पूर्वी प्रांतों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए लगभग 2.4 बिलियन लंकन रुपए का सहयोग पैकेज दिया जाएगा। आज हमने किसानों की भलाई के लिए श्रीलंका के सबसे बड़े वेयर हाउसेज का भी उद्घाटन किया। कल हम माहो ओमनथाई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे और माहो अनुराधपुरा स्टेशन पर सिग्नल सिस्टम का भी शिलान्यास करेंगे। कांके संतुरई पोर्ट से आधुनिकीकरण के लिए काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। श्रीलंका में इंडियन ओरिजिन तमिल कम्युनिटी के लिए 10,000 घरों का निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। श्रीलंका के 700 अतिरिक्त कार्मिकों को भारत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें सांसद, न्यायपालिका से जुड़े लोग, उद्यमी, मीडिया कर्मी के साथ साथ युवा लीडर्स भी शामिल।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दंतेवाड़ा में कहा कि अगले साल तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है। बस्तर विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अगले चैत्र नवरात्र में लाल आतंक का खत्म हो जाएगा। दंतेवाड़ा में आयोजित बस्तर पंडुम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा है कि वे दिन चले गए हैं जब यहां गोलियां चलती थी और बम धमाके होते थे। इसलिए मैं एक बार फिर नक्सल भाइयों को आग्रह करता हूं कि जिनके हाथ में हथियार है वे और जिनके हाथ में हथियार नहीं है वो मुख्य धारा पर लौट आए, क्योंकि कोई भी नक्सली मारा जाता है तो किसी को आनंद नहीं होता है। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो, बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो, हर एक का आधार कार्ड हो, हर एक का राशन कार्ड हो और हर एक का स्वास्थ्य का बीमा हो। वो तभी हो सकता है जब बस्तर के लोग तय करें कि हम हमारे हर गांव को नक्सल मुक्त बनाएंगे। और विष्णुदेव जी और विजय जी ने घोषणा करी है, जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। इसके लिए आज मैं मनपूर्वक अपील करता हूं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। इसके बाद से तमाम राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी इसको अच्छा कदम बता रही है। सीएम योगी ने इस विधेयक को लेकर कहा है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कोई डकैत नहीं डाल सकेगा। इस संपत्ति का उपयोग विद्यालय व मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए होगा। संसद में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब वक्फ बोर्ड के नाम पर कोई भी जमीन नहीं लूट सकेगा। वक्फ बोर्ड के नाम पर वर्षों से लूट चल रही थी, अब इस लूट पर विराम लगेगा। सार्वजनिक संपत्ति और राजस्व भूमि का इस्तेमाल अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या गरीबों के आवास बनाने के लिए किया जाएगा। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग
विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा को सबसे बड़े भूमाफिया पार्टी करार दिया है और कहा है कि भाजपा ने यूपी में बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। अखिलेश ने विशेष रूप से गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ जैसे शहरों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया है कि यहां सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा है कि गोरखपुर में जमीन को लेकर गोली चली है। अगर यहां रजिस्ट्रियों की जांच कर ली जाए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। जो लोग निवेश लाना चाहते थे वो विनाश ले आए, उन्हीं का अधिकारी पकड़ा गया। सुनने में तो आ रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में ही सब छिपे हुए हैं भ्रष्टाचारी लोग। अभी तक हिंदू श्रद्धालु जिनकी जान चली गई उनको नहीं गिन पाए। जो आने जाने में श्रद्धालु जिनकी जान चली गई सड़कों पर, उनकी गिनती नहीं बता पाए। जो हजारों हिंदू श्रद्धालु खो गए उनकी गिनती न उनको ढूंढ पा रहे हैं। और सुनने में आ रहा है परिवारों को मनाने के लिए काले धन में संतुष्ट किया जा रहा है, पैसे देकर संतुष्ट किया जाता है। ये गिनती इसलिए नहीं बताई जा रही क्योंकि इनको मुआवजा देना पड़ेगा। सोचिए, सरकार जो दुनिया की न जाने कौन सी अर्थव्यवस्था बनने जा रही थी, मुआवजा देना ना पड़े इसलिए गिनती नहीं बता रहे। और फिर बहस को बदलने के लिए जहां कुंभ की तो गिनती बता ही नहीं पाए हैं, गाय जानवर की भी गिनती नहीं बता पा रहे हैं जो इनके गौशाला में हैं। न गिनती रहने वालों की बता पा रहे हैं जिनको देखभाल कर रहे हैं लोग, न दवाई का हिसाब किताब दे पा रहे हैं, न इलाज के लिए जो संसाधन जुटाए उसका हिसाब किताब दे पा रहे हैं, और न मरने वालों की दे पा रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी खुद मान गई है कि उनका 80-20 का भी नारा नहीं चलने वाला है, जो 80-20 का नारा देते हैं, शायद इसमें 56 बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80-20 का नारा है, हम लोग 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं? जो 46 में 56 का नारा देते थे, मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं कि मैं 80 में आता हूं कि 20 में आता हूं। 80 में कि 20 में ये सरकार बताए, लेकिन सच्चाई तो ये है कि 80-20 का मामला नहीं है, ये 90-10 का मामला है। जो इतिहास हमें खुशहाली तरक्की के रास्ते पे न ले जा सके, उस इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए, क्योंकि इतिहास में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। लोग पॉलिटिकल लाभ के लिए किसी भी पन्ने को रख लेते हैं। केवल यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, करोड़ों तो कम बोल रहा हूं मैं। उनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो यूपी के बाहर भी हैं, अन्य प्रदेशों में बैठे हैं, दिल्ली में भी हैं, गुड़गांव में भी हैं, उनके सेंटर्स हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सोशल मीडिया पे बदनाम करने के लिए। इधर आपने देखा होगा, जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है,
बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी के बीच उत्तर 24 परगना के गोबरडांगा थाना क्षेत्र में तनाव का माहौल हो गया है। लोगों का आरोप है कि बदमाशों ने पूजा के पंडाल और मूर्तियों में आग लगा दी। लोगों ने कहा है कि हम रात 2 बजे तक देखते रहे, फिर सुबह 4 बजे देखा कि पंडाल में किसी ने आग लगा दी। घटना गोबरडांगा थाना क्षेत्र के बुरगुम कचहरी बाड़ी इलाके की है। खबर फैलते ही इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीपीओ घाबरा और गोबरडांगा थाना की कार्रवाई ओसी पिंकी घोष मौके पर पहुंची। खबर उत्तर प्रदेश की चंदौली से। चंदौली में चकिया तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ। डीएम निखिल टी फुंडे के नेतृत्व में समाधान दिवस का आयोजन हुआ। समाधान दिवस में कुल 61 शिकायत पत्र पड़े। मौके पर एक शिकायत पत्र का निस्तारण किया गया। बाकी बचे शिकायत पत्र के लिए टीम गठन हुआ है। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि कोई भी फरियादी आए तो उसकी बात गंभीरता से सुनी जाए, फरियादियों के साथ अन्याय ना हो, मामले को निस्तारण में किसी तरह से लापरवाही ना हो। शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज कितने पड़े हैं और कितनों का निस्तारण किया गया? आज तहसील चकिया में जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें टोटल 61 प्रार्थना पत्र जो है वो प्राप्त हुए थे। मौके पे एक का निस्तारण कर दिया गया है, अभी और 4 का निस्तारण मौके पे हो रहा है और जो शेष बचेंगे उसको 14 दिन की समय अवधि है, उसके अंदर सभी विभागों को निक्षेपित करने के लिए निर्देश दिए। समाधान दिवस में आए शिकायत पत्रों का इसके लिए कैसे महसूस किया जाता है? देखिए, इसमें 2 पहलू है। पहले तो जब शिकायत हम लोगों को प्राप्त होती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि यदि पहली बार कोई शिकायत करता है तो संबंधित विभाग को हम लोग सिंपली लिख के भेज देते हैं कि इसकी जांच कराकर इसका निस्तारण कराया जाए। और यदि कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार या उससे अधिक बार आया है तो फिर संबंधित विभाग के जो अधिकारी है या कर्मचारी है जिनके स्तर से निस्तारण होना है उसको यहीं पर हम लोग बुलाते हैं अपने साथ और समस्या को खुद समझने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद यदि वो इस हमारे स्तर से निस्तारण होना है तो यहाँ से किया जाता है। उसमें कोई टीम गठित करने की बात हो तो टीम गठित की जाती है। अगर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है तो फिर उसके लिए या तो नई टीम बनाई जाती है या जैसा भी उसका सेटिस्फेक्शन हो उस दिशा में कदम लिया जाता है।